क्या कभी कोई ऐसा टाइम आया जिसमें आपको लग रहा हो कि बिज़नेस अब फेलियर के करीब है या ये बिज़नेस बंद हो जाएगा? फैंस के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। क्या ऐसी चीज़ है जो सूफ़ी फैंस को बाकी फ़ैन मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट करती है? हमारा जो सेटअप है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। हर साल हम कुछ 4-5 शहरों में नए आउटलेट डालते हैं। इररिस्पेक्टिव हम डिपेंडेंट नहीं करते कि मिडल मैन कोई बीच में आए। डीलरशिप पे हम ऐसे डिपेंडेंट नहीं करते। हम अपनी शॉप्स पे कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं। आज के दिन में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना कितना मुश्किल काम है? जितने मर्जी आप ऑफिस में बैठ जाए, आराम से बैठ जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी लेबर के साथ जाके इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती। पाकिस्तान में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहाँ पर उनको जो स्किल्ड लेबर की टेक्निक्स बताई जाएँ। आपके बिज़नेस के अंदर वो कौन से ऐसे हिडन कॉस्ट हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करते हैं? फ्यूल प्राइसेस की वजह से जो सैलरीड क्लास लेबर जो सैलरीड होती हैं हमें वो बढ़ानी पड़ती हैं, उससे बड़ा प्राइस में इफेक्ट आता है। असल में कस्टमर ये कंपेयर करता है कि लास्ट ईयर ये प्राइस थी और इस साल ये प्राइस है। पेट्रोल क्राइसिस आया, अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ की या फिर अपने कस्टमर्स को रिलीफ दिया? कस्टमर को रिलीफ दिया है कि कस्टमर जो है ना नए स्मार्ट एनर्जी सेविंग फैन लेकर तो अपने घरों का बिजली का बिल बचा सकें। ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आवाम के लिए अनबेरेबल बना रही है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा है। लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। सिंध की साइड पे आपको पता है ये कुंडा सिस्टम, बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। आम कन्वेंशनल फ़ैन कितनी बिजली वेस्ट करता है? हम कन्वेंशनल फैन बहुत ज़्यादा बिजली वेस्ट करता है। हर पाकिस्तानी घर एनर्जी एफिशिएंट फैंस पर शिफ्ट हो जाए तो उससे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर कितना इम्पैक्ट? लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर सारे पंखों की एस्टिमेट भी किए ना तो 12,000 मेगावाट बिजली सिर्फ पंखे खा रहे हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव खुद भी लिया हुआ है कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी कराएं। उनका टारगेट है कि उन्हें 8 करोड़ पाकिस्तानी फ़ैन चेंज करने हैं अगले 10 सालों में। हमारी शॉप पे सिंगल विंडो ऑपरेशन है। आप कोई भी अपनी घर का फ़ैन ले जाएं, ख़राब हो या सही हो, वहाँ पे आपको साथ ही कुछ चार्जेस आप देंगे और आपको इन्वर्टर फ़ैन दे देंगे। कस्टमर्स को यही है कि कोई भी फ़ैन लेने से पहले उसकी रेटिंग लाजमी चेक करें, क्योंकि रेटेड फ़ैन ही जो है ना वो आपको सही आपकी एनर्जी एफिशिएंट और आपके बिलों में फ़र्क डाल सकता है। पाकिस्तान हर साल इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का सामना करता है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये दावा करती हैं कि उनके स्मार्ट इन्वर्टर फ़ैन्स बिजली की कीमतों में 70% तक सेविंग कर सकती हैं। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग हाइप है या फिर पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू TRP। आई एम राजेश चाली एंड यू आर वाचिंग TRP पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद है एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पाकिस्तान के टॉप 10 फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड में से एक सूफ़ी फैंस के CEO मिस्टर मौज़ फजल। ट्रेडिशनल सीलिंग फ़ैन से लेकर स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तक इनकी कंपनी पाकिस्तान के हज़ारों घरों को बिजली की कंजम्पशन कम करने में मदद दे रही है और एनर्जी एफिशिएंसी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। आज की इस कन्वर्सेशन में हम उनकी बिज़नेस जर्नी, इंडस्ट्री सीक्रेट्स और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। ये डिस्कशन इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स और हर उस पाकिस्तानी हाउस होल्ड के लिए यूज़फुल होने जा रही है जो अपने बिजली की बिलों में कमी करना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, हाउ आर यू? सूफ़ी फैंस का CEO बनने से पहले मौज़ फजल कौन थे? सूफी फैन का CEO बनने से पहले मौज़ फजल एक स्टूडेंट था। और स्टूडेंट में मैंने पहले अपनी एजुकेशन मैट्रिक किया, फिर मैंने FSC की, उसके बाद मैंने BSc इंजीनियरिंग की लाहौर से। और जैसे एक स्टूडेंट लाइफ बंदा गुजारता है, मैंने वो सारे काम किए, ग्राउंड्स में खिलाया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला क्यों किया आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला, एक तो मेरा फील्ड से रिलेटेड था ये, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में अंदाज़ा था ही कि मैंने अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री मेरे फादर ने लगाई थी, उसी को मैंने ज्वाइन करना था। अच्छा। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा रोल था इस फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैंने इस लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। व्हाट वाज योर फर्स्ट ड्रीम कैरियर? ड्रीम कैरियर तो वक्त के साथ साथ मुझे लगता है चेंज होते रहते हैं, मेरे भी चेंज होते रहे। लेकिन जो बचपन में आपको याद होगा ड्रामा था एक, अल्फा ब्रावो चार्ली। हाँ जी। तो जब वो ड्रामा देखा तो मेरा ड्रीम कैरियर था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ। ओके। तो उसके बाद जब मैं देखता था इनको, शाहिद अफरीदी को, वसीम अकरम को क्रिकेट खेलते, फिर मेरा दिल किया मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। तो अल्टीमेटली लेकिन बंदा क्रिकेट आपने किस लेवल तक खेली? क्रिकेट मैंने लाहौर में
मैं क्लब लेवल पे खेलता था लाहौर में। ओके। तो मुझे याद है कि मैं जब हमारी इंजीनियरिंग की क्लासेस होती थी तो मैं क्लासेस बंक करके आके तो 50-50 ओवर के हार्ड बॉल के मैच खेलता था फुल गर्मी में, जैसे आज वेदर है ना, इस तरह के वेदर के अंदर। ओके, तो मतलब फुल पैशन के साथ आप फुल cricket पैशन के खेलते साथ मैं क्रिकेट खेलता था। थे। अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने से पहले क्या आपको हमेशा से पता था कि आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे? अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का कि मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, टू बी वेरी क्लियर। ओके। क्योंकि मुझे मेरे फादर या मदर ने कभी भी नहीं बताया था, कभी भी मुझे मेरे जब मैंने डिस्कस करता था मैंने क्रिकेटर बनना है या मैंने कोई और फील्ड, मुझे कभी भी उन्होंने नहीं ऐसे कहा था कि आपने फैमिली बिजनेस में आना है। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जितनी फैमिली मेम्बर्स बाकी सब है ना, जो मेरे सिस्टर्स हैं, हाँ। जो मेरे कजन हैं, उन सबको पता था मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। ओके। अपने फादर का कोई ऐसा लेसन जो अभी भी आपको अपने बिजनेस के अंदर गाइड करता है? मेरे फादर ने ही मुझे मेन बिजनेस सिखाया, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट जितनी भी है ना, क्योंकि मैंने स्टडी की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ओके। और जो मैनेजमेंट है मेरे MBA टाइप मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। जो बिजनेस मैनेजमेंट है सारी मेरे फादर ने MBA किया था, तो उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। अभी भी मुझे वही यही गाइड करते हैं। और अभी मुझे यही कहते हैं कि हार्ड वर्किंग जो है ना, वो आपने हार्ड वर्क जो है ना, वो एक ऐसा रूल है कि आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आज सूफी फैन एग्जिस्ट ना करता तो आप क्या कर रहे होते? मैं सूफी फैन ना एग्जिस्ट कर रहा होता तो मैं बार बार आपको एक ही बात कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था क्रिकेट खेलने का, तो हो सकता है कि मैं एक एज अ क्रिकेटर ही आपसे बात कर रहा होता। अब आपके बिजनेस के बारे में कुछ बात कर लेते जी जी। हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट सूफी फैंस एंड हु स्टार्टेड इट? हाँ, आई डिड नॉट स्टार्ट। मेरे फादर ने बिज़नेस शुरू किया था बैक इन आई थिंक इन 1987, ओके। जो मुझे वो बताते हैं। तो उस वक्त तो हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, ये स्टार्टिंग में तो बहुत कम फैन बनाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब हम टॉप 10 जो पाकिस्तान में फ़ैन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें से हमारा एक नाम है। ऑलमोस्ट आपको 35 इयर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें 35 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। हाँ जी, इस वेरी वजह से। गुड। आपके स्टार्टिंग करियर में सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ा हो इस इंडस्ट्री के अंदर? मेरे स्टार्टिंग करियर में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो फेस करना था, जो अ, जो हम लोग स्टडी करते हैं ना जी। बुक्स में, वो रियल लाइफ में आकर प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है उसमें। ऐसा ही है। तो जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया तो एक तो इंडस्ट्री का माहौल, लेबर का माहौल, पाकिस्तान में आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसा ही है। तो उनको डील करना सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए तभी वही था, और अब मुझे लगता है आज भी आज भी वो कंटिन्यू कर आज रहे भी हैं। वो कंटिन्यू कर रहा है। क्या कभी कोई ऐसा टाइम आया जिसमें आपको लग रहा हो कि बिजनेस अब फेलियर के करीब है या ये बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी टाइम ना मैंने कभी सोचा इस तरह, ना मुझे लगता है ऐसा कोई टाइम था। और जो हम फोर्स ही कर रहे हैं आगे भी, पाकिस्तान के आने वाले सालों में भी हम जो फोर्स ही कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो फैंस के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ताला इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और ये ग्रो करेगी, हर साल जो है ना ग्रो करती रहेगी। मतलब आप होपफुल हैं कि इस यस, आई एम इंडस्ट्री के वेरी अंदर वेरी वेरी होपफुल। क्या ऐसी चीज़ है जो सूफी फैंस को बाकी फैन मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट करती है? सूफी फैंस को बाकी फ़ैन मैन्युफैक्चरर से जो डिफरेंट करती है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, फैंस इंडस्ट्री, बड़े बड़े यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हमारा जो सेटअप है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है। हमारे सेटअप में हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को, फैंस थ्रू द पाकिस्तान जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें हमारे अपने ऑन्ड, जिसके हमारे पास ऑनरशिप है, हमारे आउटलेट्स हैं। यानी कि फैक्ट्री ओन्ड आउटलेट्स फैक्ट्री ऑन्ड आउटलेट्स हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, Okay. जितनी बड़ी शहरों, हम इसको बढ़ा भी रहे हैं। ठीक है। और हर साल हम कुछ 4-5 शहरों में नए आउटलेट डालते हैं। ओके। इससे ये होता है कि हम लोग इररिस्पेक्टिव, हम डिपेंडेंट नहीं करते कि मिडल मैन कोई बीच में आए यानी कि कस्टमर से। डीलरशिप पे आप डिपेंडेंट नहीं है? डीलरशिप पे हम ऐसे डिपेंडेंट नहीं करते, हम अपनी शॉप्स पे कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं। कस्टमर का हमारे साथ डायरेक्ट रब्ता एक तरह का हो जाता है। आज के दिन में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना कितना मुश्किल काम है? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना आज के दिन में मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि आप जितने मर्ज़ी आप ऑफिस में बैठ जाए, आराम से बैठ जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी लेबर के साथ जाके इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती।
ऐसे एक स्किल्ड ये लेबर ढूंढना है सबसे स्किल्ड मुश्किल लेबर काम है। सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन होने चाहिए हम्म, जैसे फ़ैन, जैसे जहाँ पर उनको लेबर, जो स्किल्ड लेबर की टेक्निक्स बताई जाएँ, ताकि वो हम जो प्रोडक्शन करें वो इस लेवल की करें कि हम दुनिया में किसी भी जगह कम्पीट कर सकें। स्किल्ड लेबर ढूंढना पाकिस्तान में जो है ना, मुझे लगता है सबसे मुश्किल है और सबसे चैलेंजिंग काम है। सबसे चैलेंजिंग काम है। और आगे आगे भी मुझे लगता है कि अभी ये चैलेंजिंग काम रहेगा। आपके बिज़नेस के अंदर वो कौन से ऐसे हिडन कॉस्ट हैं जो कंज्यूमर रियलाइज़ नहीं करता कि इस बिज़नेस के अंदर ये कॉस्ट भी हो सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं? मेन कंज्यूमर तो है रियलाइज़ आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेते हैं अभी, क्योंकि मेन जो आजकल फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, हाँ जी। उससे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, पर पीस जो हमारे चार्जेस आते हैं, उससे बड़ा ज़्यादा उस पर इम्पेक्ट आता है। फिर फ्यूल प्राइसेस की वजह से जो सैलरीड क्लास लेबर जो सैलरी होती हैं हमें वो बढ़ानी पड़ती हैं, और उससे बड़ा प्राइस में इफेक्ट आता है। कस्टमर ये असल में कस्टमर ये कंपेयर करता है कि लास्ट ईयर ये प्राइस थी और इस साल ये प्राइस है, लेकिन प्राइस जंप इतना ज़्यादा एक साल में आ जाता है बिल्कुल ऐसे ही कि वो कस्टमर जो है ना, वो पहले तो इन्फ्लेशन की वजह से हो इन्फ्लेशन सकता की वजह से में। लेकिन जो रिसेंट पेट्रोल क्राइसिस आया पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड वाइड आया, तो उसमें क्या आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ की या फिर अपने कस्टमर्स को रिलीफ दिया? अच्छा, हमने ऐसा नहीं किया था कि हमने सारा इम्पैक्ट कस्टमर पर डाल दिया, क्योंकि हमें इस बात का पता था कि एकदम प्राइस बहुत बड़ी, और हम क्योंकि पीक सीज़न भी था, अगर समझ आ रहे थे, समझ में फ़ैन की सेल वैसे ही एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, पीक सीज़न होता हमारा, से तो हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर पे थ्रू आउट नहीं डाला। हमने अपने कोई प्रॉफिट मार्जिन कम करके कस्टमर को रिलीफ दिया है कि कस्टमर जो है ना नए स्मार्ट एनर्जी सेविंग फैंस लेकर तो अपने घरों का बिजली का बिल बचा सकें। अच्छा, अब हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आवाम के लिए अनबेरेबल बना रही है, जो आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं? पाकिस्तान में आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक तो लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और पंजाब से आप आगे चले जाएं, सिंध की साइड पे आपको पता है ये कुंडा सिस्टम, बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली और फिर वो सारे जो उसका सबका बर्डन है ना, वो ऑल जितने भी कंज्यूमर ना पाकिस्तान उस पर डिवाइड कर दिया जाता है। ओवरऑल पाकिस्तान तो इस इसमें वजह impact से करता है। फिर उसके अलावा टैक्सेस ज़्यादा है, कोई फ्यूल रिप्लेसमेंट चार्जेस लग जाते हैं, कुछ और टैक्स लग जाते हैं, तो इस वजह से ना कॉस्ट हर ईयर जो है ना बढ़ती जा रही है। अभी भी शायद वो 50 या 55 रुपये पर यूनिट, 55 रुपये पर यूनिट कॉस्ट करती है एक आम घर को। ठीक है। फिर वो अगर यूनिट बढ़ जाएँ तो उसकी ज़्यादा वो पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बढ़ जाती है। अच्छा, आपके ख्याल में असल प्रॉब्लम है क्या, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज या इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज? जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर चीज़ें ऐसे लगी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बिजली खा रही होती हैं और हम उसको नोटिस नहीं कर रहे होते हैं। Okay. जैसे कि पहले एसी आते थे, फिर लोगों ने एसी इन्वर्टर लगा लिए। अब आम घरों में एसी से ज़्यादा पंखे लगे होते हैं, 8-8 10-10 पंखे एक घर में लगे होते हैं, एसी शायद दो लगे होते हैं, लेकिन वो पंखे की जो फ़ैन की बिजली कंजम्पशन है, इस तरह की और बड़ी चीज़ें हैं। अगर हम सब चीज़ें ही एनर्जी एफिशिएंट कर लें तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसको हम कम कर सकते हैं। आम कन्वेंशनल फ़ैन या कितनी बिजली वेस्ट करता है? हम कन्वेंशनल फ़ैन बहुत ज़्यादा बिजली वेस्ट करता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल फ़ैन होते हैं उसमें हज़ारों किस्म के फ़ैन हैं। Okay. जो पुराने फैंस हैं, जो हमारे दादा बू नाना बू के ज़माने के फ़ैन जो अक्सर घरों में आज भी चल रहे हैं, वो फ़ैन मेरे ख्याल मुझे कंफर्म है इस बात का कि 150 वाट बिजली खाते हैं पर 120 फैन। से 150 120 से 150 वाट बिजली खाते हैं कम अज़ कम। Okay. और जो अब स्मार्ट एनर्जी फैंस जो आजकल आए हैं वो एवरेज उनकी 35 से 40 वाट्स के बीच में बिजली खा रहे हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ये अगर 3 फैंस लगे हों तो वो एक फ़ैन बनता है। ओके, यानी कि एक फ़ैन के मुकाबले में आप ये तीन फैंस अगर लगा लें तो सेम बिजली वो खा रहे होते हैं। हर पाकिस्तानी घर एनर्जी एफिशिएंट फैंस पर शिफ्ट हो जाए तो उससे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर कितना इम्पैक्ट लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी अगर हर पाकिस्तानी फ़ैन जो जिसके घर में पंखे लगे हैं वो चेंज करा के एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन में आ जाएं। अब क्योंकि कुछ दिनों पहले, कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ ने भी ऑन द फ्लोर ये बात की थी कि पाकिस्तान में जब समर सीज़न आता है बिल्कुल तो एनर्जी
की डिमांड बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि हर घर के पंखे ऑन हो जाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में अगर सारे पंखों की एस्टिमेट भी किए जाए ना तो 12,000 मेगावाट बिजली सिर्फ पंखे खा रहे हैं। अगर हम इसको एनर्जी एफिशिएंट में चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो 6-7 मेगावाट मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको कि 6-7 हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 6,000 से 7,000 मेगावाट बिजली हम लोग सेव कर मेरे सकते ख्याल हैं। से पाकिस्तान में जो सीलिंग फैंस की तादाद है वो तकरीबन 8 से 9 करोड़ के दरमियान है। पाकिस्तान में जो सीलिंग फैंस की कुल नहीं 8-9 करोड़ आपका हम कह रहे हैं, 12-13 करोड़। ये जो आप डाटा बोल रहे हैं ये 2022 का डाटा है। ओके, तो मेरे ख्याल में ये भी 10-12 करोड़ है, अभी तो 15 करोड़ फैंस होगा। हर घर में आप साल में 4-5 पंखे तो लाजमी लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से देख लें तो इतने फैंस हैं। ओके, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव खुद भी लिया हुआ है कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी कराएं। उनका टारगेट है कि उन्हें 8 करोड़ पाकिस्तानी फ़ैन चेंज करने हैं अगले 10 सालों में। ओके, अगले 10 सालों में अगर 8 करोड़ फैन पाकिस्तानी चेंज करें तो ये पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आपकी कंपनी भी रिप्लेसमेंट ऑफर दे रही है? हमारा मेन फोकस ही पिछले 2 सालों से यही है ओके, कि ख्वाजा आसिफ की बात के बाद ही मुझे ये हमारी कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम अपनी शॉप पे जितने भी हैं ना, हम डायरेक्ट ये काम करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना उसमें आपने ऑनलाइन पंखा परचेज़ करना है, उसकी पिक्चर भेजनी है फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हमारी शॉप पे सिंगल विंडो ऑपरेशन है। आप कोई भी अपने घर का फ़ैन ले जाएं, ख़राब हो या सही हो, ठीक है। वहाँ पे आपको साथ ही कुछ चार्जेस आप देंगे और आपको इन्वर्टर फ़ैन दे देंगे। बाकी कंपनीज भी ये ऑफर दे रही हैं या? अब बाकी कंपनीज भी ये ऑफ़र दे रही हैं लेकिन डायरेक्ट एज ए फैक्ट्री ये कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। ओके अच्छा, आजकल जो हर कंपनी बात कर रही है अपनी स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, जी बिल्कुल। तो ये स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी असल में है क्या? अगर आप बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा सकें जो कि किसी अगर बच्चा भी कुछ सुन रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। अच्छा, यानी कि आप पूछना चाह रहे हैं कि एक स्मार्ट एनर्जी फ़ैन और हाँ, दूसरे फ़ैन में फ़र्क क्या है? आजकल स्मार्ट इन्वर्टर फैन कहा जा और रहा आम है। फ़ैन में फ़र्क क्या है? हाँ, सब मेजर फ़र्क तो उसके पावर कंजम्पशन का है। ठीक है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जो पुराने फ़ैन हैं वो 120 वाट्स बिजली खा रहे हैं, ओके, और जो अभी जो एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन है वो एवरेज 40 वाट्स बिजली खा रहे हैं। ठीक है। यानी कि पर फैन 60, 70, 80 वाट्स का फ़र्क है, पर फैन 80 वाट का फ़र्क है। ओके, ये तो आम सी बात है। ये और तो इनकी टेक्नोलॉजी और बिल्ड के अंदर भी कोई फर्क? बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज है। ये बिल्कुल चेंज है। ये कन्वेंशनल फैन से बिल्कुल ही चेंज है फ़ैन। ओके, ये BLDC मोटर है या क्योंकि ये ब्रश DC मोटर होती हैं, ठीक है। और फिर इसको ये DC पे रन करती हैं। फिर इसके पीछे एक सर्किट लगा होता है, इन्वर्टर जो सर्किट होता है वो इसको AC करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, ठीक है। और फिर ये फ़ैन को रेड, और ये सबसे बड़ी बात रिमोट कंट्रोल फ़ैन भी होते हैं। और ये जो 30 वाट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट इन्वर्टर जी टेक्नोलॉजी, जी ये AC/DC से डिफरेंट है? जी जी AC/DC जैसे है कि आपको नाम दिए, बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात की कन्फ्यूजन होती है। ये सवाल इसका जवाब इतना आसान है। AC/DC जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है AC/DC फ़ैन। AC उसकी एक इनपुट है, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो आम घर की बिजली आ रही है, UPS जनरेटर, इन्वर्टर जो भी हो ठीक जाए, है। और DC एक उसकी अलहदा इनपुट है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। वो डायरेक्ट करंट आप उसको बैटरी से दे दें ठीक है। या सोलर पैनल से दे दें, किसी से भी दे दें, वो डायरेक्ट करंट पर चल जाएगा। मतलब वो ऐसी करंट या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसके दरमियान में इन्वर्टर या UPS वगैरह ना आए उस पर भी चल जाएगा। वो उसको आप डायरेक्ट करंट बोलते उसको डायरेक्ट बैटरी की जो आम बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी जो गाड़ी में भी लगती है, UPS के साथ लगती है, बैटरी की डायरेक्ट वायर भी आप अगर पंखे को लगा देंगे तो वो चल पड़ेगा। हैं। लेकिन पाकिस्तान में उनका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है डायरेक्ट करंट का मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में डायरेक्ट करंट इस हमारे पंजाब साइड पे नहीं है, KP के साइड पे यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि वो सोलर प्लेट लगाते हैं छत पे, ओके, और उसकी वायर डायरेक्ट ला के पंखे को लगा देते हैं। ठीक है। इस तरह सिंध साइड पे भी, हैदराबाद, सखर, इस साइड पे भी लोग इस तरह करते हैं। पंजाब में घरों में क्योंकि वायरिंग नहीं हुई होती 12 वोल्ट की, ऐसे ही। उसकी वायरिंग तो वो 220 वोल्ट पे कन्वेंशनल फ़ैन या AC/DC इन्वर्टर फ़ैन या 30 वाट वाला इन्वर्टर फ़ैन लगाते हैं। जो 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन है उसमें डायरेक्ट करंट की ऑप्शन नहीं होती, वो सिर्फ 220 वोल्ट बिजली पे चलता है, वापडा, लेस्को के इलेक्ट्रिक किसी भी बिजली पे, जनरेटर UPS पे चलता है। और ये AC/DC फैन जो है ये आपका 30 वाट इन्वर्टर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है? AC/DC फ़ैन मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम 30 वाट फ़ैन से कोई तकरीबन 10-15 वाट ज़्यादा कंज्यूम करता है जो AC/DC फ़ैन है 30 वाट से।
मतलब रेकमेंड लेकिन वो भी कन्वेंशनल फैन से बहुत ज़्यादा कम। अगर कन्वेंशनल फैन 120 करता है वॉट कंज्यूम 50 पे जा तो रहा वो 50 वॉट पे फुल स्पीड पे जाता है। और अगर रिमोट आप उसको स्लो कर देंगे तो कम से कम वो 8 वॉट पे आ जाता है। है। ओके। और जो 30 वॉट फैन है वो मैक्सिमम 42 वॉट पे जाते हैं। और कम से कम, क्योंकि इसमें टर्बो का ऑप्शन होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अक्सर लोग कहते हैं कि फुल स्पीड पे तेज़ पे, तो रिमोट में टर्बो का ऑप्शन होता है। ओके। अगर टर्बो पे चलाएं तो वो 42 वॉट पे चला जाता है 30 वॉट वाला फ़ैन। और लास्ट स्पीड पे अगर चलाएं, 7 स्पीड रिमोट होता है, डिजिटल रिमोट होता है इनके साथ, ठीक है। और लास्ट स्पीड पे वो 6 वॉट पे आ जाता है। ओके। जैसे आम घरों में अगर कम एसी, से कम अगर एसी के साथ वो चला रहे हैं तो वो 6 वॉट अगर आपके घरों में एसी लगा हुआ है तो हाँ। जैसे इस कमरे में एसी लगा हुआ है तो टेम्परेचर नॉर्मल है, तो आप उसको चलाएंगे तो वो तकरीबन 10 वॉट पे चल रहा होगा फ़ैन। 10 वॉट पे चल रहा हो, तो ये तो काफ़ी ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप पंखे रिप्लेस करा लें तो जो आप पैसे खर्चेंगे, आपके पैसे 2 मंथ्स में आपको रिकवरी हो जानी है, उसके बाद फ्री है। मतलब आम घरों के लिए रिकमेंडेड जो फ़ैन है वो 30 वॉट इन्वर्टर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही जी बिल्कुल रिकमेंडेड है। बिल्कुल। अगर फ़ैन आप फ़ैन रिप्लेस करते हैं कि लेट्स से मैं अगर अपने घर में एक फ़ैन रिप्लेस करता हूँ तो मैं ईयरली कितना उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर सेव कर सकता हूँ? कोई पाकिस्तानी फिगर प्राइस में फिगर आप रुपीज़ में कह रहे हैं? रुपीज़ में कह रहा हूँ। रुपीज़ में कह रहे हैं। अगर हम एक इसका हिसाब लगाना पड़ेगा, मेंटल हिसाब लगा लेते हैं, जल्दी पता चल ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना? अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में अगर एक फ़ैन एक दिन में फ़र्ज़ करें 100 वाट खाता है कन्वेंशनल फ़ैन, और वो दिन में 8 घंटे चलता है या 12 घंटे चलता है, तो वो 1 यूनिट बिजली उसने खा ली तकरीबन दिन में वो मेरे ख्याल से 2.4 यूनिट्स। अगर वो 24 घंटे चले तो 2.4 यूनिट बिजली खा ली। तो अगर उसमें महीने में चले तो 76 यूनिट बिजली खा ली, और 8 महीने अगर चले गर्मी पाकिस्तान में 8 महीने तो वो तकरीबन 700 यूनिट 800 यूनिट बिजली खा लेता है। 600 के करीब। 600 के करीब। और अगर हम इसको एज्यूम कर लें 30 वॉट फैन, एवरेज हम 35 वॉट लगा लेते हैं, तो 35 पूरे दिन अगर चले 24 घंटे चले तो 0.84 यूनिट बिजली खाता है। ऐसे ही। और मंथ में अगर इसका ईयर का हिसाब लगाएं तो ये 200 यूनिट बिजली खाता है पूरे साल। अगर ये फ़ैन चले 8 महीने, 4 महीने पाकिस्तान में फ़ैन बंद रहता है तकरीबन, तो 500-600 यूनिट का पर फैन सिंगल फ़ैन की बात हो रही है, पर फैन फ़र्क पड़ता है। का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, 400 से 500 यूनिट्स का। और अगर पाकिस्तान के बिजली का बिल का रुपीज़ का हिसाब लगाएं तो 50 रुपीज़ पर यूनिट लगा लें तो 50 मल्टीप्लाई बाई 25,000 रुपये का पर फैन, एक फ़ैन जो बिजली बचा सकता है 25,000 रुपये पर फैन। यानी कि अगर किसी घर में 4 जो एवरेज तो 1 लाख लगे हुए हैं तो वो हाँ, 1 लाख रुपए बिजली का बिल सेव कर। और इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी करनी, मतलब 20-25 हज़ार लगा के वो कम से कम 1 लाख सेव कर सकते। बिल्कुल। सूफी फैंस ने ये स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बनाना कब स्टार्ट की और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना टाइम लगा? सूफी फैंस ने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बनाए 3 से 4 साल हो गए। हम लोग इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तकरीबन 2 साल लगे थे। ठीक है। क्योंकि चाइना में और अमेरिका में बाहर कंट्रीज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी आ गई थी। ओके। तो फिर हमने वहाँ से एक उनको कॉपी करके, यानी कि उनसे कुछ सीख के हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इनिशिएट कराई। और इसका क्या आपने पहले सैंपल्स मंगवा के उनके ऊपर टेस्टिंग की? बिल्कुल, एक सैंपल मंगा के हमने उसकी टेस्टिंग की, फिर हम उस पर रिसर्च की, उस हिसाब से पाकिस्तानी वेदर, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड फैन होते हैं उनकी इतना एयर थ्रो नहीं होता। पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर हमने उस हिसाब को उस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके पाकिस्तान की गर्मी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया। आपका फ़ैन जो मैक्सिमम आरपीएम है वो क्या दे रहा है? हमारा मैक्सिमम आरपीएम 375 आरपीएम है। ACDC फ़ैन हो या 30 वॉट इन्वर्टर फ़ैन हो, दोनों की आरपीएम सेम है। 30 वॉट के अंदर भी सेम आरपीएम है। क्या पाकिस्तानी लोग इस टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट कर रहे हैं स्टार्ट से, इनिशियल जब आपने इसको लॉन्च किया 2-3 साल पहले? पाकिस्तानी लोग ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोग बहुत लो क्वालिटी का फ़ैन बनाते हैं BLDC। अक्सर जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में 200-200 प्लस इंडस्ट्रीज़ हैं फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग वाली, 200 प्लस कंपनीज़ हैं। कुछ लोग बहुत लो क्वालिटी फ़ैन बनाते हैं। वो लो क्वालिटी फ़ैन बनाते हैं, वो 6-8 महीने चलता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन इसका एक मेजर फैक्टर प्राइस हो सकता है? इसका मेजर फैक्टर प्राइस होता है। लो क्वालिटी फ़ैन बनाने में तकरीबन 1000 से 1500 रुपीज़ प्राइस कम होती है एक लो क्वालिटी फ़ैन की। लेकिन क्योंकि लोग पाकिस्तान में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग 1000-1500 रुपये बचा रहे होते हैं, तो लो क्वालिटी फ़ैन लेके वो 6-8 महीने में ख़राब हो जाता है। लेकिन जो हम टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, हम में इसमें हाईएस्ट
ग्रेड का कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, जो हमारा पीसीबी बोर्ड है, ओके, जो हमारी मोटर है वो 99% कॉपर वाइंडिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शीट है, और हम उसमें बहुत अच्छा किस्म का बैरिंग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी एक टॉप क्वालिटी चीज़ आपको एक मार्केट से कम प्राइस में मिल जाती है, क्योंकि हमारा एडवांटेज ये है कि हम हमारा नेटवर्क जो है ना वो डायरेक्ट डीलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे नेटवर्क में। ओके। हम डायरेक्ट डीलर का मार्जिन हटा के कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहे होते हैं अपनी शॉप्स। क्या आप समझते हैं कि ये ट्रस्ट ना होने की वजह अवेयरनेस की कमी है? ट्रस्ट ना होने की अवेयरनेस की कमी थी, ओके, लेकिन अब जो ये चल रहा है, जो आने वाले सारे लोगों का ये बिल्कुल कंसर्न ख़त्म हो गया। लोग रैपिडली इसकी तरफ जा रहे हैं कि इन्वर्टर फैंस की तरफ लोग तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं अब। अच्छा, क्या ऐसे प्रूफ हैं जो देख के लोग कन्विंस हो सकें या इस टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कर सकें कि ये वाकई एनर्जी सेविंग एफिशिएंटली सर्टिफिकेशन होती है हमारी फैन इंडस्ट्री की। ओके, हमारी एक तो जो हमारी इंडस्ट्री है उसका एक अपना पेफमा एक हमारी है, इंस्टीट्यूशन है एक। ठीक है, फिर उसके अलावा एक नीका गवर्नमेंट लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी रेटिंग होती है फैंस की, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक फ़ैन है। जो 5 स्टार फ़ैन है वो फुल एफिशिएंट फ़ैन होते हैं, ठीक है, और ये जो भी फ़ैन होता है उसके एम्बोस पे रेटिंग उसकी प्रिंट हुई होती है। कस्टमर्स को यही है कि कोई भी फ़ैन लेने से पहले उसकी रेटिंग लाजमी चेक करें, क्योंकि रेटेड फ़ैन ही जो है ना वो आपको सही आपकी एनर्जी एफिशिएंट और आपके बिलों में फ़र्क डाल सकता है। और ये आपके वो बॉक्सेस के ऊपर प्रिंट ये बॉक्स के ऊपर प्रिंट हुआ होता है कि ठीक कौन है। सा स्टार फ़ैन है। ये बेसिकली उनके थ्रू वेबसाइट उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन जी सारी वो फिर पहले फ़ैन टेस्ट होते हैं, लेबॉर्ट्री भेजा जाता है, ठीक है, नीका की लेबॉर्ट्री है, वो जाके उसको टेस्ट करते हैं, उसको कोई 12-13 घंटे चलाते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल उसको फॉलो किया जाता है। क्या उसमें कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इनके प्रो सर्टिफिकेट से बगैर अपना प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? हाँ वो भी बेच रहे हैं, लेकिन उन मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है वो, नहीं, मतलब? जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके तो सब सर्टिफाइड हैं, ठीक है, वो सर्टिफाइड ही हैं। ओके, और जो नॉन ब्रांडेड फैंस हैं वो तो उनके तो वो इस साल एक नाम अगले साल और नाम है, वो बार बार तो उसको सर्टिफाइड भी नहीं करा सकते ना। ऐसे ही है। अच्छा, अब आपके बिजनेस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि एक अच्छे सीईओ के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अच्छे सीईओ के अंदर क्वालिटी तो होनी चाहिए, एक तो वो उसमें दोनों क्वालिटी तो होनी चाहिए, एक तो वो फ्रेंडली भी होना चाहिए, दूसरा उसको मज़ाक थोड़ा सख्त भी होना चाहिए उसका, दोनों बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस पर्सनैलिटी चाहिए। क्योंकि जब आपने लेबर को डील करना है वो आपने किसी और तरह डील करना है, और कुछ लेबर को अच्छी तरह डील करना है, कुछ को सख्ती से डील करना है। सख्ती वाले को सख्ती करो तो वो नाराज़ होकर काम भी खराब करना शुरू कर देते हैं। मिजाज के हिसाब से ह्यूमन मैनेजमेंट बेसिकली। बिल्कुल ये करनी पड़ती है, और सीईओ के लिए यही बात है कि हर किसी से उसके बैलेंस कर रह के बात करे। व्हाट डज योर टिपिकल डे लुक लाइक? आपकी डेली रूटीन? मेरी डेली रूटीन में फैक्ट्री है, ओके, ऑफिस आना, उसको डील करना, प्रोडक्शन देखना, सारी मैन्युफैक्चरिंग कराना बड़ा मुश्किल काम है। उसको सारा देखना, ज़ीरो से लेकर एंड तक उसको देखना, फिर सेल्स पॉइंट अपने सारे देखना। ये बहुत एक फैक्ट्री से रिलेटेड जितना काम है। उसके अलावा मैं अपना फिटनेस का बहुत ख्याल रखता हूँ। दिन में लाजमी मेरा 1-1.5 घंटा, जितना मर्जी बिजी हो, मैंने 1-1.5 घंटा अपना निकालना है। और फिर मेरी फैमिली है, वाइफ है मेरी, और मेरे बच्चे हैं, और वाइफ को भी टाइम देना है, उनको लेके घूमना, बच्चों को लेके, वो सबसे ज़रूरी है, वो भी लेके साथ साथ चलना। तो फिटनेस एक्टिविटीज़ में क्या है, कोई आप स्पोर्ट्स वगैरह या जिम? अभी एक्चुअली स्पोर्ट्स का दिल तो बहुत करता है कि लेकिन जिम एक ऐसी रूटीन है जो एक फॉलो की जाती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। जो किसी भी जो बंदा काम कर रहा है वो अपने लिए 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रोज़ अपने लिए जिम के लिए निकाल सकता है। तो मैं जिम ही करता हूँ रोज़। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा टफेस्ट डिसीजन जो आपको मुश्किल लगा हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप उन लोगों से किनारा कशी करना, या उन लोगों को फैक्ट्री में से या इंडस्ट्री में से साइड करना जो बड़े पुराने काम कर रहे हैं और काम सही नहीं कर रहे होते, मतलब ये वो सीनियर वर्कर रिप्लेस करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन होता है, और अक्सर को लेना पड़ जाता है। वो उसके अंदर मेरे ख्याल से मसला ये आता है कि नए सिरे से स्टाफ को ट्रेन करना ना, दोबारा फिर से। वो नए सिरे अपने लिए मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि वो काम ख़राब कर, फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीनियर होते हैं, सीनियर पे बात मान नहीं रहे होते। इस वजह से फिर नए लड़कों को लेके आना, उनको ट्रेन करना, उनके साथ बैठना, काम सिखाना उनको सारा, ये सबसे
ज़रा किसी डिफिकल्ट, को फायर करना वो सबसे टफ। वो सबसे टफ है उसके, क्योंकि उसके फिर बाद में उसकी बाद में बहुत डीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सिखाना भी पड़ता है आपको जब नया लड़का आ रहा होता है। ऐसे ही। अच्छा, कभी जहाँ पर पैसों का मामला हो, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस स्टेक पर हो, तो कभी प्रेशर फील किया, या अगर प्रेशर फील किया तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? कभी प्रेशर एज सच कभी प्रेशर फील किया नहीं है। मतलब बिजनेस के अंदर कहीं कोई ऐसी डील है या नहीं, कोई बहुत ऐसा से काम है बिजनेस जिसके में ऐसे ऊपर? मैटर्स आ जाते हैं कि बंदा परेशान होता है, लेकिन मुझे, मैं कभी तवक्कल करता हूँ। तवक्कल का मतलब अल्लाह पे यकीन करना, अल्लाह पे यकीन ऐसे ही। करता हूँ। और बिजनेस में कभी कोई नुकसान हो भी जाए तो 10-15 मिनट के लिए परेशान होता हूँ, फिर अल्लाह पे यकीन करता हूँ कि कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो उसको नफा नुकसान तो बिजनेस का ही बिल्कुल सीन है, ऑलवेज प्रॉफिट पे आप जा नहीं ऑलवेज सकते। प्रॉफिट पे बिजनेस नहीं चलता। व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? लीडरशिप स्टाइल इज़ फ्रेंडली। एक लफ्ज़ जो मुझे लोग मेरे बारे में भी कहते हैं ये कि मैं फ्रेंडली लेके लोगों से काम करता हूँ, करवाता हूँ। जितने अपनी सारी टीम और सारी स्टाफ टीम से? से, स्टाफ से, सेल स्टाफ से, लेबर से, ऑफिस स्टाफ से, सबसे मेरा जो है ना रिलेशन जो है ना वो एक फ्रेंडली रिलेशन ही, अनलेस कि वो कोई काम ख़राब ना करें, फिर मैं वो तो जाहिर सी वो बात है। मेरा बड़ा बुरा रवैया होता है, वो उनको पता ही है। लेकिन 90% मेरा जो है ना रवैया वो फ्रेंडली है उनके साथ। कोई ऐसा बिजनेस लेसन जो हर एंटरप्रेन्योर को अर्ली सीख लेना चाहिए, अपने बिजनेस के अर्ली फेज में सीख लेना चाहिए? 2 लेसन है, एक तो हार्ड वर्किंग, ये तो हर बंदे के लिए है ना, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। दूसरा कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को अचीव करने के लिए एक तो टाइम चाहिए, दूसरा जो आपने प्लान सोच लिया ना उस पर कंसिस्टेंट रहें। प्लान चेंज ना करें। अभी आपने एक प्लान बना लिया, उसको अब 1-2-3 साल आप उसमें नीचे भी आएंगे, आप फेल भी होंगे, एक कंसिस्टेंसी से वो काम कंसिस्टेंसी करते नहीं तो कामयाब इवेंचुअली वो पे ऑफ इवेंचुअली कर वो जाता है। इवेंचुअली आप कामयाब हो जाते हैं उसमें। अच्छा, अब आपकी इस फैन इंडस्ट्री के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है फैन इंडस्ट्री के बारे में जो आम कंज्यूमर को नहीं पता, जिसका उसको इल्म नहीं है? फ़ैन एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन कंज्यूमर को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की जो फ़ैन इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैंस पर ईयर बना रही है। ओके। तकरीबन 40-50 लाख पंखा फ़ैन इंडस्ट्री पाकिस्तान की बना रही है। ये जो बहुत बड़ी एक इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में उसका एक बायस बनती हैं। और कस्टमर को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि फ़ैन तो एक छोटी सी चीज़ है बस। मेरे ख्याल में ये यही है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एक एसेट है जो इंडस्ट्री है, और इसी इंडस्ट्री को आगे चलना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वो इस इंडस्ट्री को और मज़ीद से मज़ीद ग्रो कराए। एक आम कंज्यूमर किस तरह आइडेंटिफाई करे कि कौन सा क्वालिटी फ़ैन है और कौन सा क्वालिटी फ़ैन नहीं है? अच्छा, एक तो मैंने पहले भी जैसे बताया था कि सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक तो सर्टिफाइड फ़ैन जो हैं वो सारी ठीक है। दूसरा, कस्टमर को थोड़ी नो होनी चाहिए कि जो ब्रांड है वो जो पुराने ब्रांड है, यानी कि उसको उसकी वर्थ, उसको अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आपको फेसबुक, वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह पे आपको कोई ना कोई मतलब सोशल प्रूफ जिन सोशल प्रूफ जिन करने का ज़रूरत ब्रांड्स है कि आप फ़ोन पे क्लिक करें तो आपको सामने कंपनी नज़र आ जाए। उन कंपनी वो सब रेप्यूटेड कंपनीज ही हैं, ओके। तो कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड कंपनी का फ़ैन ले लें। अच्छा, क्या ऐसी तरीक़ाकार अपनाते हैं फ़ैन इंडस्ट्री वाले कि वो अपनी कॉस्ट कम कर सके? जैसे आप कुछ कंपनीज का कह रहे हैं कि जी वो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए ये तरीक़ाकार जी जी, वो आप अपना सकते हैं। ये बड़ी इसके अंदर है कि इसको कॉस्ट कम करने का तरीका बड़ा आसान है, लेकिन लोग इसलिए बाहर से आपको पता है फ़ैन तो फ़ैन ही है, हाँ, ऐसे ही आपको क्या पता उसके अंदर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फ़ैन के अंदर वो एक लोग उसकी वाइंडिंग चेंज कर देते हैं, सिल्वर और एलुमिनियम वाइंडिंग होती है। आमतौर पे लोग बाहर सिल्वर कह रहे होते हैं, एलुमिनियम वाइंडिंग कर लेते हैं। वो कॉपर और एलुमिनियम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वाइंडिंग में प्राइस का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। फिर इन्वर्टर में फिर उसकी कोर होती है, कोर हम लोग इलेक्ट्रिक शीट यूज़ करते हैं, लोग पुराने लोहे की कोर बना लेते हैं। और फिर उसके अलावा एलुमिनियम के ग्रेड होते हैं कि बॉडी किस मटेरियल की है, पेंट किस तरह का हो रहा है उसकी। फिर सबसे बड़ी बात एक इसमें इन्वर्टर सर्किट लगता है, जो उसमें हम लोग हाईएस्ट क्वालिटी का चाइना से इंपोर्ट करते हैं सर्किट जो हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक और है। उसकी जो लाइफ है तकरीबन 15 साल है।
तो हम उसकी गारंटी जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन 5 साल गारंटी दे रहे हैं उसकी। हमें दावा अपनी चीज़ पे हम इसलिए 5 साल गारंटी दे रहे हैं। तो लोग यही चीज़ें हल्की लगा के तो फ़ैन की प्राइस जो है ना 1500 रुपये 2000 बचा ले, कम नीचे प्राइस नीचे कर देते हैं। लेकिन उसमें फिर रिलायबिलिटी और जो फ़ैन की परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये जो चीज़ें अभी आपने मेंशन की, क्या यही वजह है कि कुछ फैंस जो हैं वो चंद साल चलने के बाद ही वो फेल हो जाते हैं? जी जी, बिल्कुल यही वजह है। क्योंकि जब भी आप लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करेंगे फ़ैन में तो वो कुछ अरसे बाद वो हीट अप हो जाएगा, उसके कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे, तो कुछ अरसे बाद वो साल 2 साल 1.5 साल बाद वो ख़राब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट्स जो या कोई भी अच्छा जो कंपनी फैंस बना रही है, उनकी प्रोडक्ट की एक एवरेज लाइफ क्या है? मतलब एक फ़ैन अगर किसी को घर में आज लगवाता है तो कितना अरसा वो चल सकता है? जो इन्वर्टर फैंस हैं वो उनकी लाइफ जो एवरेज लाइफ है ना वो 10 से 15 साल है। ठीक है। 10 से 15 साल वो किसी किस्म के मसले के बगैर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जा इससे सकता है? ज़्यादा भी चल सकते हैं। या हम इनकी गारंटी वारंटी सिर्फ हमें जो गारंटी पीरियड है ना इनका, हम कस्टमर को कह सकते हैं कि आपका फ़ैन 10 साल तक ख़राब नहीं हो सकता। उसके बाद भी 15-20 साल भी फ़ैन का कुछ नहीं होगा। और इसमें ख़राब भी हो जाए ना फ़ैन में, BLDC मोटर में मोटर ख़राब नहीं होती है। इनमें सर्किट होता है और सर्किट ऊपर वाले बॉक्स के अंदर फिट हुआ होता है सर्किट। ओके। तो सर्किट भी चेंज हो जाता है, दोबारा से पंखा नहीं हो जाता है। ठीक है। और यानी कि एक वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है जो बिजली बचा के ही, बिजली बचाने में आपके यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डालेगी। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम कोई आ भी जाए तो हमारे सेल स्टाफ सर्विस सेंटर मौजूद होते हैं, वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो विद इन गारंटी जो है ना वो चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। तो क्या इसी रिलायबिलिटी की वजह से कंपनीज जो है वो लाइफ टाइम गारंटी तक ऑफर करती हैं इन फैंस की? जी जी बिल्कुल, इसी वजह से ही वो जब BLDC फैन शुरू हुआ था ना शुरू में आज से 4-5 साल पहले, तो 1 साल की गारंटी लोग दे रहे थे। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हम लोग पूरी इंडस्ट्री जो है वो इतनी एक्सपर्ट हो गई है या इतने ज़्यादा इसमें हमने रिसर्च कर ली हुई है कि हम इसीलिए 5-5 साल की गारंटी भी दे रहे हैं अब। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर पे बात करते हैं। क्या पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में हम सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर ऐसी हों जो कंसिस्टेंट हो, पॉलिसी ख़राब सही कोई नहीं होती, ठीक है। पॉलिसी कंसिस्टेंट होना तो वो सही होती हैं। 5 साल की पॉलिसी अगर हमें इंडस्ट्री को मिल जाए, हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में और भी बड़ी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किसी को भी हर किसी का ये रोना है कि साल बाद पॉलिसी चेंज होती है, हर साल बजट आता है पॉलिसी नहीं आ जाती है। 5 साल के लिए पॉलिसी हमें दी जाए और एक इन्फ्लेशन जो डॉलर प्राइस है वो अगर फिक्स रह जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में इनकी जो पाकिस्तान जो है ना दुनिया से कम्पीट कर सकता है और हम लोग पावर हाउस बन सकते हैं। कि पाकिस्तान बाकी नेशन जैसे चाइना, इंडिया, इनसे मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन आपको नज़र आ रहा है कि अगले 10 साल या 20 साल में कर सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो फ़ैन है ना वो दुनिया भर में उसकी कंपैरिजन में किया जाता है और पाकिस्तान का फ़ैन इन सबसे अच्छा माना जाता है, इंडिया से भी और चाइना से भी, क्योंकि हमारे फ़ैन की जो स्पीड है और हमारे जो फ़ैन की एयर है ना वो इंडिया के फ़ैन और चाइना के फ़ैन से बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया भर में पाकिस्तान के फ़ैन की तारीफ़ की जाती है। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो एक आम बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर को अवेलेबल नहीं है और जो लैक कर रही है पाकिस्तान के अंदर, जो कि मिलनी चाहिए एक किसी भी एंटरप्रेन्योर जो अपना नया कारोबार शुरू कर रहा है? पाकिस्तान में आई थिंक एक तो बैंकों को जो है इजी लोन्स देने चाहिए, जो नया कारोबार बिजनेस लोन देने चाहते हैं इसी करना चाहिए। उसका उस लोन्स का जो पे बैक टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि बिज़नेस जो चलाए उसको, और जो आइडियाज़ हैं वो कस्टमर को आइडियाज़ हैं जो कंज्यूमर को, वो बिज़नेस करने के लिए बहुत से आइडियाज़ हैं वो तो, और उसको हार्ड वर्क होना चाहिए लाजमी कंज्यूमर को। और उसको एक मुश्किल ये है कि उसको स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी बिज़नेस के लिए। एक स्किल्ड लेबर की जो है ना इंस्टीट्यूट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाजमी होना चाहिए हर सिटी में, हर छोटे छोटे शहरों में, गाँव में होना चाहिए, जहाँ से लड़कों को स्किल्ड लेबर तैयार की जाए ताकि किसी भी बिजनेस में जाके वो रिसेंटली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने लोन्स भी कुछ स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हाँ, थी, लेकिन उसके अंदर भी लोगों की शिकायत यही थी कि ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है। बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है। और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें से भी जो बच्चे आगे आ रहे हैं
उनके ऊपर या तो ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर भी स्किल्स उस लेवल पे नहीं होते कि कोई भी कंपनी उनको डायरेक्टली जॉब पे रख सके। तो क्या ये इश्यूज आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया? हाँ, लेकिन जो आपकी एसोसिएशन होती है ना, हर इंडस्ट्री की एक एसोसिएशन है। हमारी एसोसिएशन को चाहिए कि वो हर साल उन लड़कों को जो स्किल्ड लेबर प्रोग्राम में से काम सीख के आते हैं, उनकी एक कोई एग्जीबिशन करें या एक प्रोग्राम या एक इवेंट को अरेंज करें जहाँ पर वो उनको डिफरेंट कंपनीज के ऑनर्स को बुला के तो उनको जॉब वहाँ से ऑफर कराई जाए उन लड़कों को जो वहाँ लेबर आती है। ओके। ताकि उनके थ्रू अगर वो एसोसिएशन के थ्रू आएंगी तो ज़ाहिर बात है एसोसिएशन वही लड़के पिक करेंगे जो या लेबर पिक करेंगी जो कि जिनको काम आता है, जिनको जो काम जानते हैं। जो काम जानते हैं। ओके। तो अभी इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव आपकी इंडस्ट्री के अंदर? हमारी इंडस्ट्री ने इस साल ये इनिशिएटिव लिया था। ओके। तो और इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 10 साल में पाकिस्तान में बूम कर सकती है? टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल या जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फैंस या आई थिंक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में अगले 10 सालों में बूम कर सकती है। उसका पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान उसका पोटेंशियल मौजूद है। पिछले कुछ अरसे में कितनी ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान में, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं। ओके। तो लेकिन उनका भी ऐसे ही है, अगर उनकी पॉलिसीज़ भी 5 साल की पॉलिसीज़, एक ऑटो पॉलिसी आनी चाहिए कि 5 साल की ये पॉलिसी है, ताकि उनको भी किसी बंदे इन्वेस्टमेंट करने में कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट लेके आती है कंसिस्टेंसी हो ताकि उनको पता चले कि वो क्या पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर और कम्पीट कर सकता है वर्ल्ड? हाँ, पाकिस्तान जा रहा है बिल्कुल। पाकिस्तान टोयोटा ने भी यारिस को शायद एक्सपोर्ट किया था और सिटी होंडा उन्होंने सिटी को एक्सपोर्ट किया। इन बड़ी कंपनीज के अलावा जो न्यू प्लेयर्स अगर मार्केट में एंटर होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो क्या वो अगले 10-20 साल में अपना बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इतनी स्किल्ड लेबर है ही, मेरा ख्याल में नहीं है कि आप चाह रहे हैं एक ब्रांड पाकिस्तान जैसे इंडिया में पाकिस्तान के अंदर न्यू ब्रांड आ जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, मुश्किल है। अभी स्किल उस लेवल पे हमारे पास स्किल लेबर हमारे पास मौजूद नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं है कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च कर या पॉलिसी उस हिसाब की मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, कोई पॉलिसी ऐसी लेकर आएगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगी जाए। जैसे इंडिया में भी टाटा लगी है, इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट बैक इस तरह के इनिशिएटिव हो तो फिर हो सकता है। टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में चल रही है, ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को किस तरह इम्प्रूव कर सकती है, उस पर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है? जो फैंस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी चल रही है, हाँ, ओवरऑल जो एनर्जी सेक्टर के अंदर आता है, एनर्जी सेक्टर को लेटेस्ट एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें कोई भी आ जाएंगी तो फैन जो पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस है उस पर बहुत अच्छा, यानी कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा अगर हम फैन भी एनर्जी एफिशिएंट आ जाए, एसी भी एनर्जी एफिशिएंट कार्स आ जाएँ, जैसे ईवी कार्स आ रही हैं, एचईवी कार्स आ रही हैं, इस तरह ही। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो उसकी डिमांड है उसके ऊपर ये बोझ नहीं डालेगी अगर इलेक्ट्रिसिटी कार्स हम ईवी की तरफ जाते हैं? ईवी कार्स ना लोग ज़्यादातर घरों पर चार्ज करते हैं। तो जो लोग घरों पर चार्ज करते हैं उनमें 90% लोग सोलर पैनल लगा लेते हैं। ओके। जब सोलर पैनल लगाते हैं तो वो उसका ताल्लुक सोलर टेक्नोलॉजी से वो चार्ज करते हैं। ये जो बाहर ईवी चार्जर्स लगे होते हैं ये तो एमरजेंसी के लिए लगे होते हैं कि एमरजेंसी में कभी चार्ज, लेकिन लोगों को अच्छा सोल्यूशन ये है कि लोग घरों पे सोलर पैनल लगा के उसको घर पे अपने चार्जर पे चार्ज करें। और हर गाड़ी के साथ अब चार्जर 11 किलोवाट का 7 किलोवाट का चार्जर आता है, तो वो गाड़ी चार्ज हो जाती है 5-6 घंटों में घर में। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी जो आप आज चेंज करना चाहिए? गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थिंक जो टैक्स का सिस्टम है ना पाकिस्तान में, FPR का, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का, वो सिस्टम एक तो बड़ा मुश्किल है फ़ाइल करना। हम जैसे लोग तो फ़ाइल कर लेते हैं, लेकिन जो आम जो बंदे उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही करना ही बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ही मुझे लगता है इजी होना चाहिए। FPR के जो टैक्स रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है, 18%, 17%, यानी कि GST रेट, सेल टैक्स है। एक बंदों को कैपेसिटी नहीं होती इतने ज़्यादा, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन हमारे कभी तो सेल टैक्स के रेट इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन से वो है ही ज़्यादा। 18% तो प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं हमारे, जितने सेल टैक्स हैं, जितने FPR टैक्स रेट हैं। तो मुझे लगता है कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा भी इस वजह से की जा सकती है कि आप टैक्स रेट को कम कर दें और हर चीज़ पर टैक्स, जैसे वैट होता है
सऊदीया में या दुबई में या बाहर के मुल्क में वैल्यू इंटरनेशनली वो चलता है। इंटरनेट वैट हर चीज़ पे वैट 5% लग के आ रहा है। हमारा भी अगर इससे सिस्टम कर दें तो अभी तो मेरे ख्याल से एफबीआर ने जो न्यू बजट शायद आ रहा है इसके अंदर भी वो अनाउंस हो जाएगा कि वो फिक्स्ड कर रहे हैं टैक्स को आपकी इनको जो सेल्स के ऊपर जी होपफुल ईयरली सेल्स बिल्कुल होपफुल है हम अभी जो पॉलिसी 25,000 से स्टार्टिंग है उसकी, और जो 20 करोड़ से 20 करोड़ से नीचे जो सेल है, उसके बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल हाँ जी, वो इंशाल्लाह ताला वो भी देखते हैं बजट जब आता है, क्योंकि हमारा ये इंटरव्यू जो हो रहा है पॉडकास्ट ये बजट से पहले हो रही है, ऐसे ही तो होपफुल है हम ये इस तरह की कोई पॉलिसी आए ताकि थोड़ा रिलीफ हो मार्केट में। उसके लिए जो लोकल जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि जो टैक्स कलेक्शन की पहले जिम्मेदारी उन पे थी, जो जिसके साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, उसका विद होल्डिंग टैक्स भी वो खुद ही कलेक्ट करके फिर वो एफबीआर को जमा हाँ जी, और उन्होंने वो फॉर्म भी बड़ा आसान सा कर दिया है हाँ कि जो रिटेलर के लिए 20 करोड़ रुपये की सही है, वो छोटा सा एक पेपर का फॉर्म है। हाँ, वो मतलब सेल्स के ऊपर आप हाँ अपना जी, कुछ परसेंटेज जो कुछ फिक्स होगी परसेंटेज वो आप बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, वो तो 25,000 ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इजी हो जाएगा बिजनेसमैन ईजी हो जाएगा। इस तरह जो टैक्स पेयर है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह टैक्स पेयर पाकिस्तान में बहुत कम है। जो उनको पता होगा कि हमने इतना टैक्स जो है इतना yearly टैक्स हमने pay देना है तो करना वो टैक्स पेयर बन जाएगा। है। वो टैक्स नेट में लाने के लिए एक आम बिजनेस ये अच्छी पॉलिसी अच्छा है इनिशिएटिव है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हम आपसे रैपिड फायर के अंदर करते हैं जिनका आप वन वर्ड आंसर अगर दे सकें तो। अच्छा ठीक है। कोई ऐसा सीईओ जो इसको आप एडमायर करते हो या जो आपको पसंद हो आज के पाकिस्तान के अंदर? अली असगर जमाली, ये इंडस मोटर कंपनी का सीईओ है, इंडस टोयोटा इंडस पाकिस्तान का सीईओ है। कॉफ़ी और टी? ब्लैक कॉफ़ी। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? माई फिटनेस रूटीन। वन वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पाकिस्तान? होमलैंड। वन वर्ड डिस्क्राइबिंग सूफी फैंस? बेस्ट फैन। एक एडवाइस जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। अच्छा, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि हम अगर सब फैंस को कन्वर्ट कर दें एनर्जी एफिशिएंट फैंस में तो हम तकरीबन 6,000 से 7,000 मेगावाट बिजली बचा सकते हैं। तो हमारी टोटल डिमांड पाकिस्तान की पीक डिमांड में से 25,000 से 30,000 मेगावाट पीक सीजन में हमारी 30,000 मेगावाट। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसका एक परसेंटेज निकालें तो ये तकरीबन 20 to 25% ऑफ डिमांड हमारा बनता है, पीक डिमांड बनता है ऐसे ही जो ये काम होगा। तो इसका ईयरली हम तकरीबन कितना पीकेआर के अंदर अगर कोई रफली एस्टिमेट लगाएं तो वो कितना हम सेव कर सकते हैं? आई थिंक तो खरबों में चला जाएगा, ये तो करोड़ों से ऊपर चला जाएगा। एक खरब एस्टिमेट मेरे से 1.1 ट्रिलियन की आई थिंक 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो हम अगर ये रुपीस बचा सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट जो उसकी पॉलिसी 8 करोड़ फैंस अगर हम चेंज करा लें अगले 10 सालों में भी, और इसको स्पीड अप करना चाहिए, अगले 5 सालों में भी चेंज करा लें तो 1 खरब रुपीस पर ईयर पाकिस्तानी सेव कर सकते हैं। कोई ऐसी बिजनेस मिस्टेक या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि ये हमने लेट किया और जो पहले कर लेना चाहिए था? मुझे लगता है ये जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है ये हमें ज़्यादा जल्दी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस बात में। तो और हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी मेन जो प्रोडक्शन है वो आजकल है इस बात पे कि हम जो है फ़ैन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन रिप्लेस करा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह 5 सालों का मेरा प्लान है कि हम इसको 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे इसी पॉलिसी को, रिप्लेसमेंट ऑफ़र को। आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस के सक्सेसफुल होने में? अच्छा, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने हमारी फ़ैन इंडस्ट्री में ना बहुत से कम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और लोगों को इसकी नो हो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये बहुत मेन एक रोल है और अगले आने वाले सालों में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, फेसबुक जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है उन सब में आपको यूज़ करने में आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। आपने इन प्लेटफॉर्म्स को कितना अर्सा से सीरियसली यूज़ करना शुरू किया और उसका क्या इम्पैक्ट आपको उस अरसे में नज़र आया? मैंने सीरियसली तकरीबन 4-5 मंथ्स हुए हैं मैंने सीरियसली यूज़ किया और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस बात का कि सोशल मीडिया हमारी जो मेन सेल्स है ना वो सोशल मीडिया से ही इस साल जो चल रही हैं। मेन कंट्रीब्यूशन हमारी सेल्स का जो है ना वो सोशल मीडिया कैंपेन पे ही है और इसको अगले साल हम इंशाल्लाह ताला आपको और भी इसको मज़ीद स्केल करेंगे। सोशल मीडिया पे हम आपको छाए हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। What legacy do you want Sufi fans to leave behind? ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगा कि लोग
सूई फैन को एज अ टॉप ब्रांड और टॉप क्वालिटी फ़ैन के नाम से याद रखें। 20 years from now, how do you want people to remember you? मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम कर दूँ लोग मुझे याद रखें, कोई ऐसा अच्छा काम कर दूँ कि लोग मुझे याद रखें। हर पाकिस्तानी जो अभी आपको सुन रहा है और जो इस एपिसोड को देख रहा था, कोई ऐसी एक बात जो इसमें से उसको याद रखनी चाहिए, या कोई एक की टेक अवे इस पूरी कन्वर्सेशन में से? हमारी सारी कन्वर्सेशन फ़ैन से रिलेटेड ही थी, तो टेक अवे यही है कि अपने जो फैंस हैं उनको रिप्लेस कराएं, इन्वर्टर फैंस पे आएँ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और अपना फ्यूचर, अपने बिजली का बिल कम करें और पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट करें। और जो लोगों को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर न्यू प्लेयर्स को एंटर होना चाहिए। बिल्कुल लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना चाहिए। लोगों को मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में जो है ना उसको लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। ज़्यादा लोगों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग करें पाकिस्तान में। चलें, होपफुली पाकिस्तान के अंदर लोग मज़ीद इस मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अंदर एंटर हो और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना आसान हो सके। बिल्कुल। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने ये अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आज की इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है ये एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।